गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं एडवांस साइंस के लेक्चर्स भी दे रहा हूं, एडवांस साइंस आपको कराई जा रही है, दोनों चैनल पे करवाई जा रही है। मैं इंस्पिरेशनल गुरुजी पे भी पढ़ाता हूं और स्टडी फॉर जॉब मेरा अपना पर्सनल चैनल है। तो स्टडी फॉर जॉब पे भी मिल जाएंगे आपको ये लेक्चर्स। तो जनरल साइंस के और एडवांस साइंस के दोनों के आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड, ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ये मैं आपको इधर इसी प्लेटफॉर्म पर ही प्रोवाइड करवाऊंगा। और जिस भी बच्चे को मतलब हरियाणा जीके, करंट अफेयर, साइंस, जनरल साइंस, एडवांस साइंस, कंप्यूटर, इंडिया जीके, ये जब जिसको भी बच्चे को कंप्लीट करना है ना, तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको हर टाइम आपको मतलब डाटा प्रोवाइड मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों, मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज हम करेंगे मापन, फर्स्ट यूनिट है इसका, मापन करेंगे आज हम, ठीक है। मेजरमेंट्स का टॉपिक है आज, ये पहला चैप्टर है। तो सभी चीज़ें आप लोगों को मतलब सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो स्टडी फॉर जॉब मेरा चैनल है ना, जो स्टडी फॉर जॉब, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये नहीं है कि लूसेंट उठाकर आप लोगों के सामने मैंने करा दिया क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखने को तो ये 10, 12, 13 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50 से ऊपर कवर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और विद सॉल्यूशन होगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए है इस एनसीईआरटी की, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, अच्छे राइटर की बुक है ये, कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि लूसेंट स्पीडी वगैरह करवा दी और बस काम हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे एचएसएससी लेवल की बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है। तो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी फॉर जॉब नाम से है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, मेजरमेंट्स यानी मापन। सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों, आप देखिएगा, स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप किसके साथ मिलेगा? हृदय की गति सुनने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप किसके लिए होता है? हृदय की गति सुनने के लिए। स्फेग्मोमेनोमीटर किस लिए होता है? बताओ, स्फिग्मोमेनोमीटर ये किस लिए होता है बच्चों? स्फिग्मोमेनोमीटर होता है रक्तचाप के लिए, ठीक है। और लक्समीटर, कैरेटमीटर सोने की शुद्धता को मापने के लिए, और लक्समीटर लाइट नापने के लिए, लाइट की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया है, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ना जरूरी है हमें, ठीक है। अब देख लो, स्टेथोस्कोप एक चिकित्सकीय यंत्र है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक हृदय, फेफड़ों और आंतों आदि ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। आंतों की, हृदय की, ज़्यादातर तो हृदय की ही ऑप्शन में मिलता है बच्चों, ठीक है। इस यंत्र का आविष्कार कब किया गया था? 1816 में किया गया था, फ्रांस के चिकित्सक ने। किसने? रेने लेनेक ने। अब ये भी क्वेश्चन कवर हो गया। कितने क्वेश्चन कवर हो गए? कब आविष्कार किया गया? 1816 में किया गया। कहाँ का था वो चिकित्सक वैज्ञानिक जो था? वो कहाँ का था? फ्रांस का। और नाम क्या था? रेने लेनिक, ठीक है बच्चों। एक ये क्वेश्चन देख लो, कितने, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कवर हो गए हैं। स्फेग्मोमीनोमीटर
रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है, यानी बीपी वगैरह को। ठीक है, इस यंत्र का आविष्कार 1881 में ऑस्ट्रेलीय चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वॉन बैश द्वारा किया गया। ठीक है, कितने क्वेश्चन कवर हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये मत सोचिएगा कहीं से भी उठा कर दे दिए मैंने। ठीक है, ये स्पीडी या लुसेंट की बुक के नहीं है, अच्छी बुक है, और टाइम आने पे मैं बुक का नाम भी बता दूंगा। ठीक है, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, महंगी बुक है ये। ठीक है, गरीब से गरीब बच्चे के लिए भी मैं आप लोगों के सामने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, अब देखो कैरेट मीटर, आपने सुना होगा कि ये सोना कितने कैरेट का है, तो कैरेट मीटर किसके लिए होता है? गोल्ड की शुद्धता को मापने के लिए होता है। ठीक है, गोल्ड, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम, इन सभी मिश्र धातुओं की गुणवत्ता को चेकने के लिए होता है, जांचने के लिए होता है, और धात्विक संगठन यानी कंपोजिशन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना बच्चों? और एक्स रेज की प्रयोग किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है लक्स मीटर। लक्स मीटर किस लिए होता है बच्चों? लक्स मीटर का प्रयोग ये देखो, लक्स मीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र में पड़ने वाले प्रकाश यानी चमक की तीव्रता, यानी उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उस तीव्रता को नापने के लिए लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं स्केच का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। चलो नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है बच्चों। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। देखो एमीटर किसको नापता है? ये मापन है। ठीक है, एमीटर किसको नापेगा? करंट की विद्युत धारा यानी कि करंट की धारा को। ठीक है, हाइग्रोमीटर किसको, सॉरी हाइग्रोमीटर गलत लगा दिया मैंने बच्चों। हाइग्रोमीटर किसको नापेगा? हाइग्रोमीटर नापेगा सापेक्ष आर्द्रता को। ठीक है, और स्प्रिंग तुला क्या है? तराजू भार को, और बैरोमीटर किसको? प्रेशर को। ठीक है बच्चों, देख लो, एमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार, और बैरोमीटर दाब, ये होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ए का 4 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में, सी में। ठीक है, ए का 4, बस बाकी देख लो, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सी आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम सी आंसर है कि नहीं। ये बी दे दिया, ए का 4 ही है ना, ए का 3 था, सॉरी एमीटर धारा विद्युत धारा। ठीक है, ए का 3 भी एक ही में है, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, मैंने वैसे ऊपर तो सही बताया था, ऑप्शन देखने में गड़बड़ कर गया मैं। ठीक है, तो एमीटर किसको? विद्युत धारा में, यही बताया था मैंने। एमीटर, अब देख लो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखो एमीटर विद्युत धारा, विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है, विद्युत धारा, और इसको एम्पियर में डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, किस में डिनोट करते हैं? एम्पियर में, और आई से डिनोट किया जाता है करंट को। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हाइग्रोमीटर किसको? आर्द्रता को, कि भाई कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान, मौसम से संबंधित, और वायु में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कितनी है देखा, और जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है हाइग्रोमीटर का। और स्प्रिंग तुला मतलब तराजू, तो तराजू क्या नापेगा? भार नापेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं स्प्रिंग तुला वाले में क्या है। स्प्रिंग तुला कमानीदार तुला प्रकार की भार मापी, देखो भार माप रहा है। ठीक है, स्प्रिंग तुला, और स्प्रिंग स्थिर, दूसरे सिरे पर हुक लगा होता है। हुक लगा होता है ना, हुक के वजह से देखो राइट की तरफ हुक जा रहा है या लेफ्ट की तरफ हुक जा रहा है, उसी से ही तो पता चलता है। देसी वाली तराजू जो होती है, स्प्रिंग तुला आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है, तराजू टाइप होता है एक तरह से, तराजू ही कह सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग वाली तुला की बात कर रहा है। स्प्रिंग वाली अलग होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो तो मंडी वगैरह में होती है। ठीक है, बोरियां लटकाते हैं जिस पे, स्प्रिंग तुला वो होती है। बैरोमीटर क्या है बच्चों? बैरोमीटर क्या है सबको पता होगा। बैरोमीटर दाब को नापेगा यानी कि प्रेशर को। ठीक है, प्रेशर को नापेगा। ठीक है, बैरोमीटर, और मौसम की भविष्यवाणी करेगा। अगर बैरोमीटर का पठन में है ना बड़ी तेज़ी से गिरावट होती है ना, समझ लो बच्चों तूफान आने वाला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों पायरोमीटर किसको नापेगा? पायरोमीटर किसको नापेगा बेटा? देखो
उच्च ताप को, पायरोमीटर उच्च ताप को यानी बहुत उच्च ताप को, यानी कि जैसे किसी कंपनी या फैक्ट्री में भट्टी लगी हुई है आग की, ठीक है, उनको नापेगा। बहुत बड़ी भट्टी होती है जो, ठीक है, जिसमें लोहा पिघलाया जाता है, सोना वगैरह, लोहा, मेटल्स जो भी पिघलाई जाती हैं, कांच पिघलाया जाए, जरूरी नहीं मेटल ही ज़रूरी हो, ठीक है, कुछ भी मतलब पिघलाने के लिए, या सूरज के टेम्परेचर को भी नापेंगे तो भी प्योर पायरोमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। पायरोमीटर का सॉल्यूशन होगा, पायरोमीटर की सहायता से अधिक उच्च तापमान मापा जाता है। ये मुख्यतः क्या होगा, गतिशील वस्तुओं तथा उन सतह को मापने में प्रयुक्त होता है जिन्हें स्पर्श करना तथा उसे छूना संभव न हो। पायरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। अब देख लो पायरोमीटर, देखो इसकी डिटेल भी साथ में दी हुई है बच्चों, ताकि मैं जो बताऊं ना वो कम ना पड़े आप लोगों के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप लोग ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएँ। ठीक है, इसलिए मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है बच्चों, पायरोमीटर कितनी तरह का हो, दो तरह का होता है। एक तो रेडिएशन पायरोमीटर होता है, इनमें से गर्म वस्तुएं निकलने की विकिरण की माप वस्तु के तापमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय। इनके द्वारा गर्म वस्तु की चमक जो है ब्राइटनेस के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। जैसे सूरज है, सूरज को हम छू के थोड़ी देखते हैं बच्चों, सूरज के किससे, ब्राइटनेस से पता चलता है, यानी वो ऑप्टिकल पायरोमीटर की तरह ही है। ठीक है, रेडिएशंस होती हैं जिसकी वजह से रेडिएशंस होती हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, पायरोमीटर से नापते हैं इसको, ज़्यादा हाई टेम्परेचर को। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा आप, डिटेल नॉलेज के लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है रडार। रडार क्या होता है बच्चों, अब देखो रडार क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बताता हूँ मैं। प्रकाशीय तरंगों द्वारा पता लगाने में, नहीं ये नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और वर्षा द्वारा बादलों के पीछे, ये भी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि रडार जो है ध्वनि तरंगों के द्वारा ही पता लगाता है। ठीक है, जो है ना वो ध्वनि तरंगों की तरह ही पता लगाता है, रेडियो तरंगों की पता है रडार का क्या कहते हैं, इसकी एक्सपेंशन ही ऐसी है। रडार ध्वनि तरंगों का रोल ही नहीं होता, वो तो होता है सोनार होता है, सोनार समझ गया मैं। तो रडार जो होता है बच्चों, देखो रेडियो डिफ्लेक्शन, इसी से ही पता चल रहा है, रेडियो यानी रेडियो तरंगों का यूज़ होगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, जल्दी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, रडार जो है बच्चों, रडार क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसीलिए मैं करेक्शन, ताकि मैं ना चाह के भी गलत ना करवा पाऊँ, इसीलिए मैं विद सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बच्चों। ठीक है, आप इसको क्रेडिट दीजिएगा प्लीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, रडार, अब हम रडार पे देखते हैं बच्चों। रडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार क्वेश्चन में। ठीक है, किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। वस्तु का पता कैसे लगाएंगे, इनमें से रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति यानी प्रेजेंस, डायरेक्शन, दिशा, गति, ये सब का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज निर्देशित मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स और मोटर वाहनों आदि की स्थिति में पता लगाया जाता है। जो चलान करते हैं ना पुलिस वाले, और ज़्यादा स्पीड में आई है कि नहीं गाड़ी, ठीक है, उसकी गति का भी पता कैसे लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ दूर पहले गाड़ी खड़ी कर देंगे और जो तेज़ से जाएगी उसकी गाड़ी की स्पीड को देख लेंगे, वो भी रडार के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र, भूकंप किस में मापते हैं, ये भी देखो, भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ के थ्रू, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। ठीक है, भूकंप नापते हैं सिस्मोग्राफ के थ्रू। ठीक है बच्चों, और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, क्या क्या नापा जाता है, भूकंप नापा जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट मापे जाते हैं, वल्केनिक इरप्शन बोलते हैं जिसको, परमाणु परीक्षण या अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूमि, मोशन ऑफ ग्राउंड, भूमि की कंपन जो है उसको नापता है। ठीक है, और रिएक्टर पैमाने पे नापा जाता है इसको। ठीक है बच्चों,
रेक्टर पैमाने पर नापा जाएगा। एक लघु गणितीय पैमाना होता है, लॉगरिदमिक स्केल होता है, 0 से 10 के बीच होता है, उनके बीच उसकी इंटेंसिटी मापते हैं, परिमाण प्रदर्शित करता है। इस पैमाने की अगली संख्या 10 गुना अधिक प्रमाणित प्रदर्शित करती है। ठीक है, अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है, यानी 0 से लेकर 10 तक की संख्या होती है, उसके बीच में नापा जाता है और उसी के हिसाब से पता चल जाता है कि भूकंप जो है कितनी तेजी से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। महासागर में जो डूबी हुई चीज़ें हैं, महासागर है या सागर है, समुद्र वगैरह में, इसमें डूबी हुई चीज़ों का जो मैं कह रहा था ना, अब वो आ गया। ठीक है, सोनार, जो मैं उस टाइम समझ गया था, सोनार से पता लग जाता है बे क्या क्या चीज़ें इसमें डूबी हुई हैं। ठीक है, सोनार के थ्रू पता लगाया जाता है कि इसमें क्या मतलब है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो महासागर में डूबी हुई चीज़ें, इससे क्या पता लगेगा, एक सेकेंड। महासागर में डूबी पनडुब्बी और आइसबर्ग का पता लगाने के लिए, जैसे पनडुब्बी वगैरह या आइसबर्ग होते हैं, हिमखंड जो पिघल के गिर जाते हैं। ठीक है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, रडार की थी रेडियो। ठीक है, इसकी है साउंड। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों के हिसाब से लगाते हैं पता। और प्रासर्व्य तरंगे जो है ना, वो रिलीज होती हैं इस तरह से, अल्ट्रासोनिक वेव्स द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो टकरा के किसी चीज़ से वापस उस तक आ जाती हैं, इसी से ही पता चल जाता है। ठीक है, उनकी वेवलेंथ होने के कारण, इन तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होने के कारण है ना, इनके पतले किरण पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। इन ध्वनि तरंगों को है ना बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक है, इन वेव्स को, जो वेवलेंथ होती है इसकी ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से। ठीक है बच्चों, यानी कि सोनार के थ्रू वस्तु में डूबी हुई चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम सूची 1 और 2 का पता लगाएंगे। अब सूची 1 और 2 का देखो, वाट किसकी यूनिट है, ये पावर की है, ये मैं पढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी वाले में। ठीक है, और नॉटिकल मील समुद्री दूरी है बच्चों। ठीक है, प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी है, और नॉट किसकी होगी, समुद्री जहाज की गति होगी, तभी तो नॉटिकल मील कहते हैं। अब देखो, ए का 4, बी का 3 और सी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 2। अब देखते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 2, यानी डी का 1, यानी कि 4 3 2 1 आ गया, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सी आंसर आ गया। अब देखो, वाट जो है शक्ति की है, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाज़ों की गति मापने में नॉट का प्रयोग होता है, नॉटिकल माइल प्रति घंटा। ये जैसे 1.85 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर घंटा, यानी किलोमीटर आवर के बराबर होता है एक नॉटिकल माइल। ठीक है, नॉटिकल माइल समुद्री दूरी मापने की इकाई है, और नॉटिकल माइल अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.85 किलोमीटर के बराबर, 852 किलोमीटर के बराबर होता है। और लाइट ईयर जो होता है बच्चों, वो प्रकाश की दूरी, प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को बोला जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना बच्चों। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा, 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9.461 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। 9.461 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15। ठीक है, 15 मीटर। क्लियर बच्चों, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होगा 9.461 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देख लो, कहने को तो 9वां क्वेश्चन आया और हम 30 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। एक में 4 कवर हो रहे हैं, एक में 4, इसीलिए ये ऑप्शंस वाले हैं, ठीक है। ये बहुत कम में बहुत ज़्यादा सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है, एक भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं है बच्चों। कहीं सोचो आप कहीं से भी उठा कर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। अब ये भी शामिल करने वाले हैं, मिलान करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट्स और मेजरमेंट्स का क्वेश्चन है ये, उस चैप्टर से रिलेटेड है, यूनिट्स इकाई और मापन के। देखो उच्च वेग उच्च वेग किस में देखा जाएगा? उच्च वेग मैक में, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, दाब पास्कल में, 1 2 3 4 ही आ जाएगा। जल का प्रवाह क्यूसेक में। ये तो इजी है, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो तो जल्दी जल्दी में डिटेल और बता देता हूँ आपको। बताना क्या, ये तो बता ही रखा है। मैक जो है उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है, ठीक है बच्चों। ये देख लो आप, मैक जो है, मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। संख्या मैच नंबर, वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर सेकंड होती है की तुलना में वायुयानों तथा अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करती है। कोई तरंग जितनी दूर के बाद पुनरावर्ती यानी रिपीट करती है वही उस तरंग का तरंग दैर्घ्य कहलाता है, ठीक है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं पता चल गया ना। अगर वो रिपीट होकर वही ध्वनि हमें सुनाई देती है तो इसको तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? अब ये और देख लो, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? एक सेकेंड बच्चे, ये डिस्टर्ब करता बार बार। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻10 के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर परपेंडिकुलर लगने वाले बल को कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और क्यूसेक बता दिया है, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। प्रवाह की दर, फ्लो रेट को बोलते हैं। क्यूसेक जो होता है, जैसे पानी की प्रवाह को मतलब बहते हुए पानी का फ्लो देखना हो तो किसी डैम या रिवर वगैरह पर लगा होता है क्यूसेक, ठीक है बच्चों। ये बहाव को मापने के लिए प्रयोग होता है। नदी में जल के प्रवाह के मापन को लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब 1 पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, कितना होगा? 1 पारसेक यानी तारों के बीच की जो दूरी है ना वो नापनी हो तो उसके बीच का मात्रक क्या होगा? 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, या फिर एक सेकेंड, क्वेश्चन उधर ही रह गया। एक सेकेंड बच्चों, ये क्या होगा? 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। यानी कि 1 पारसेक तारों के बीच की मापने की दर क्या होगी? 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। आ गया, बी आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा 3.25 पारसेक। तो पारसेक दूरी की इकाई जो होती है, जो मंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है, ठीक है। 1 पारसेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है 1 पारसेक। ये भी काम आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 3.262 ये इतना लाइट ईयर के बराबर होगा 1 पारसेक, ठीक है। और पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है बच्चों, ठीक है। पारसेक से ऊपर कोई दूरी की इकाई नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये तो सबको पता होगा। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप डिटेल करना चाहे तो ये देख लो। एक अश्वशक्ति की मापन इकाई यानी हॉर्स पावर को अश्वशक्ति बोल देते हैं हिंदी में, 746 वाट के बराबर होती है। अश्वशक्ति का प्रयोग जो है जेम्स वाट जिसने स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन बनाया था, वाष्प इंजन बनाया था जेम्स वाट ने। देखो कितने क्वेश्चन कवर हो गए। 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर किसने दिया था? जेम्स वाट ने।
ठीक है, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, भाप का इंजन बनाया था। ठीक है, और बोझा ढोने वाले घोड़ों की शक्ति तुलना के बराबर है। इसको हॉर्स पावर क्यों कहा गया? जो बोझा ढोने वाले घोड़े होते हैं ना, उसकी शक्ति के बराबर होएगा। ठीक है, 746 घोड़ों के बराबर होते एक तरह से, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। बल का मात्रक आप लोग अच्छी भली बात ही जानते होंगे, क्योंकि मैं बल के चैप्टर करवा चुका हूँ। तो बल का मात्रक होगा बच्चों न्यूटन। बल का न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने ही बताया था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटी भी इन्होंने दिया था, और इसका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसकी एक यूनिट आप ये भी बना सकते हैं, मास को किलो में लिखते हैं। एक सेकेंड में पहले से ही लिखा हुआ ये देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स के बराबर है। मास को लिखेंगे हम केजी में, मास को केजी में लिखते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक यूनिट बन जाएगी इसकी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी फोर्स की यूनिट हो सकती है। ठीक है, और एसआई यूनिट न्यूटन मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? और सीजीएस यूनिट को डाइन में लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये सारी इकाई बता दी मैंने। क्लियर है? बाकी आप देख ही रहे हो। ठीक है, इतना तो इसमें भी नहीं है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बच्चों? 1 माइक्रोन बराबर होगा 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। 1 माइक्रोन 10 रेज़ टू द पावर -3 के बराबर होगा। 1 माइक्रोन 10 रेज़ टू पावर -3 के बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, और 10 रेज़ टू पावर -3 मिलीमीटर, या फिर कह सकते हो आप 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नैनोमीटर 10 रेज़ टू पावर -9 के बराबर होगा मीटर। मीटर पूछे तो 10 रेज़ टू पावर नैनो मीन्स 9, मीटर पूछे यानी कि 9 होगा माइनस में ऊपर। ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इन्होंने सेंटीमीटर में दे दिया तो 100 घटा दो, यानी कि 10 रेज़ टू पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है, इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और कोई भी चैनल आपको एनसीईआरटी की बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा रहा है। और एचएसएससी आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है आजकल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।